सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स की सीजन 5 के एपिसोड नंबर 18 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं वित्सर किंग ओलफ की रियासत में आ जाता है। वो वहाँ के एक बौने को जिसका नाम कैन्यूट रहता है उसे अपने पास बुलाता है, मगर बुलाते समय वो छोटू वर्ड का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से कैन्यूट उसके पास गुस्से में आता है। अब वित्सर अपने बारे में बताता है कि वो सन ऑफ रैग्नार लॉथब्रुक है और वो यहाँ पे किंग ओलफ के पास अलायंस बनाने के लिए आया है। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से हेवित्सर्क आग के पास आने की कोशिश करता है, मगर कैन्यूट उसे आग के पास जाने से रोकता है और हेवित्सर्क से अपने कपड़े उतारने को कहता है, क्योंकि इसी तरह से वो किंग ओलफ से मिल पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यॉर्क सिटी की तरफ जाता है, जहां गुनहिल्ड और बियॉन्ड की शादी हो रही होती है और ये देख के किंग हैरल्ड काफी अपसेट हो रहे होते हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद शादी की पार्टी चालू हो जाती है। किंग हैरल्ड गुनहिल्ड के पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हें क्वीन ऑफ ऑल नॉर्वे बनना था। गुनहिल्ड कहती है कि हाँ, मैंने बोला तो था, मगर मैंने कभी ये नहीं बोला था कि मुझे किस किंग की क्वीन बनना है। इसके बाद किंग हैरल्ड के पास मैग्नस आता है, जो कि अपने ब्रदर बियॉन्ड की शादी के लिए काफी खुश होता है और वो किंग हैरल्ड को भी थैंक यू करता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे अपनी आर्मी में एक्सेप्ट नहीं करा होता तो वो अभी यहाँ नहीं होता। फिर किंग हैरल्ड बियॉन्ड को आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलती हैं कि वो उसके लिए खुश हैं, मगर वो साथ ही साथ थोड़े से जेलस भी हैं। और बियॉन्ड जवाब देता है कि हाँ, वो उनकी जेलसी समझ सकता है, मगर वो अभी उम्मीद करता है कि किंग हैरल्ड उसके साथ मिलके आइवर के ऊपर अटैक करेंगे। इसके बाद सीन हेवित्सर्क पे जाता है, जो कि बिना कपड़े के बर्फ में चल के एक मकान के अंदर आता है, जिसमें सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा आग जल रही होती है। लाइक उसमें भट्टी होती है बहुत ही ज्यादा, जिस वजह से वो रूम काफी ज्यादा गर्म होता है। और उसके अंदर होते हैं किंग ओलफ, जो कि हेवित्सर्क का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आइवर ने उन्हें बताया था कि वो हेवित्सर्क को उनके पास भेजेगा। इसके बाद किंग ओलफ हेवित्सर्क से पूछते हैं कि हेवित्सर्क को ये जगह कैसी लगी, और हेवित्सर्क जवाब देता है कि उसे ये पूरी जगह एक इल्यूजन लग रही है और उसे किंग ओलफ बुद्धा लग रहे हैं। इसके बाद सीन सिटो के कैटेगरी की तरफ जाता है, जहां किसी ने आइवर के स्टैचू को तोड़ दिया होता है, लाइक काट दिया होता है बीच से, और आइवर इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से उसे जिन जिन लोगों के ऊपर शक होता है वो उन सारों को उनके घर से ही उठवा लेता है। वो इवन अपने ब्रदर की गर्लफ्रेंड थोरा को भी नहीं छोड़ता। पहले तो वो सबको अपने पास बुलवाता है, उनसे वन ऑन वन बातचीत करता है। लास्ट में थोरा उसके पास आती है और वो थोरा से कहता है कि वो बस कैटेगट के सारे लोगों के ऊपर अच्छी तरह से रूल करना चाहता है, वो बस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है लाइक अ फादर। तो फिर भी सब लोग उसे क्यों हेट कर रहे हैं, जिसका थोरा जवाब देती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया है कि रैग्नार के समय में हर कोई फ्री था। रैग्नार ने कभी भी किसी को कोई चीज करने के लिए फोर्स नहीं किया, मगर आइवर सबसे कह रहा है कि सब लोग उसे गॉड की तरह पूजे। अब ये सुनने के बाद आइवर थोड़ा सा कहता है कि वो उसके फादर को जानता है और उसके फादर एक अच्छे इंसान है, जिस वजह से वो थोड़ा को जाने देता है। इसके बाद सीन किंग ओलफ पे जाता है, जो कि हेवित्सर्क से कहते हैं कि उन्होंने उसके ब्रदर आइवर के बारे में बहुत कुछ सुना है। एंड फिर हेवित्सर्क से पूछते हैं कि आइवर किस टाइप का रूलर है। एंड हेवित्सर्क बताता है कि ना ही आइवर क्रूल है, ना ही आइवर मॉन्स्टर है, आइवर एक टायरेंट है। इसके बाद हमें वापस से कैटेगट का सीन दिखाया जाता है, जहां आइवर ने थोरा को जाने की परमिशन दे दी होती है, मगर जैसे ही थोरा बाहर निकलती है वैसे ही थोरा के पीछे आइवर के सोल्जर्स लग जाते हैं। हम देखते हैं कि आइवर के सोल्जर्स ने उन सारे लोगों को पकड़ रखा होता है जिनके ऊपर आइवर को शक था कि शायद इन्होंने मेरे स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया होगा। उन लोगों में थोरा के फादर भी होते हैं। एंड फिर आइवर के सोल्जर्स उन सारे लोगों के ऊपर ऑयल डाल के उन सारे लोगों को जिंदा जला देते हैं। और आइवर के सोल्जर्स वहां कुछ बच्चों को ये सब दिखा रहे होते हैं, ताकि उन्हें मालूम चले कि आइवर का विद्रोह करने पे क्या होता है। सीन किंग ओलफ पे जाता है, जो कि हेवित्सर्क से कहते हैं कि तुम जानते हो कि आइवर एक टायरेंट है, मगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं आइवर को ज्वाइन करूं। जिसका हेवित्सर्क जवाब देता है कि नहीं, वो इसलिए यहाँ पे नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो किंग ओलफ की हेल्प मांग सके आइवर के ऊपर अटैक करके आइवर को डिफीट करने की। मगर किंग ओलफ हेवित्सर्क का ऑफर एक्सेप्ट करने के बजाय उसे बंदी बना लेते हैं। सीन जीरो फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि एयूड की बॉडी गार्ड रहा होता है, मगर फ्लैट नोज को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि उसकी बेटी मर गई है। फ्लैट नोज फ्लॉकी से कह रहा होता है कि फ्लॉकी भी उसकी तरह है और फ्लॉकी उसे जान से मार डाले, मगर फ्लॉकी इनकार करता है और कहता है कि अब वो बदल गया है। अगर वो पहले वाला फ्लॉकी होता तो फ्लैट नोज की पूरी जिंदगी नर्क बना देता, फ्लैट नोज मरने के लिए तड़पता। फ्लॉकी फ्लैट नोज की बॉल्स काट के उसे उसके बेटों को खिलवाता, मगर फ्लॉकी ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब वो बदल गया है। और इसके बाद फ्लॉकी कहता है कि अब उसे इंसानों के साथ नहीं रहना, वो ऊब गया है इंसानों से। और वो फ्लैट नोज से कहता है कि फ्लैट नोज इस जगह के साथ जो चाहे वो कर सकता है, मगर वो अब इंसानों के साथ नहीं रहने वाला। इसी बाद सीन सेटो की जूडिथ के ऊपर जाता है, जो कि एक बूढ़ी वैद्य के पास अपना इलाज कराने आई होती है। वो बूढ़ी वैद्य जूडिथ का इलाज कर रही होती है कि तभी एक औरत की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो बूढ़ी वैद्य जूडिथ को जाने को कहने लगती है। मगर जूडिथ क्यूरियस होती है और देखती है कि वो
वो औरत और कोई नहीं बल्कि लगार्था है, जिसकी अब मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और लगार्था की देखभाल ये बूढ़ी वैद्य कर रही थी इतने समय से। जूडिथ लगार्था को वेसेक्स के महल में ले आती है और हम लोग देख पा रहे होते हैं कि लगार्था की मेंटल हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब हो गई होती है। वो आज तक जितने भी लोगों से प्यार करती थी वो सारे ही लोग मर चुके हैं और उसे रैग्नार, एथेल्स्टन और बाकियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो रैग्नार की डेथ को भी इवन विटनेस करती है अपने दिमाग में कि तभी जूडिथ उसे होश में ले आती है। इसके बाद सीन हिट होता है, हम देखते हैं ऊबे अपनी आर्मी के कमांडर्स के साथ होता है। तभी उसके पास टोरवी आती है जो कि चुपके से उस वाइकिंग आर्मी को देखने गई होती है और वो ऊबे के पास आके उसे बताती है कि इस वाइकिंग आर्मी को 3 डेनिश किंग्स लीड कर रहे हैं और उन्होंने वेसेक्स के तट को हड़प के वहां पे अपना डेरा जमा लिया है। एल्डविन नाम का एक कमांडर कहता है तो फिर हमें तुरंत उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, मगर ऊबे इस चीज को रिजेक्ट करता है और कहता है कि पहले हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। एल्डविन पहले तो इस चीज से एग्री नहीं करता, मगर किंग एल्फ्रेड ने ऊबे को अपनी आर्मी का लीडर बना रखा है तो उसे ना चाहते हुए भी ऊबे की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद ऊबे और टोरवी निकल जाते हैं उन 3 डेनिश किंग्स से मिलने के लिए। इसके बाद सीन सेट होके हेवित्सर के ऊपर जाता है जिसे कि उस भट्टी वाले कमरे में बांध के रखा गया होता है। तभी उसके पास कैन्यूट आता है और उससे पूछता है कि क्या हेवित्सर ने अपना माइंड चेंज करने का डिसाइड कर लिया है, क्योंकि अगर वो अपना माइंड चेंज करके ओलफ और आइवर के साथ मिलके वेसेक्स के ऊपर अटैक करने चलता है तो उसकी जान बच जाएगी। मगर हेवित्सर जवाब देता है कि उसने अपना माइंड नहीं चेंज किया है, किंग ओलफ को ही अपना माइंड चेंज करना होगा और हेवित्सर का साथ देके आइवर के ऊपर अटैक करना होगा। इसके बाद सीन के ऊबे और टोरवी की तरफ जाता है जो कि उन किंग्स से मिलने उन किंग के अड्डे के पास आ गए होते हैं और वहां बहुत सारे खतरनाक वाइकिंग्स होते हैं जो कि सन ऑफ रैग्नार लॉथब्रुक, ऊबे लॉथब्रुक को देखने के बाद उसके नाम की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद सीन के फ्रेडिस के ऊपर जाता है जिसकी अब डिलीवरी चल रही होती है और बहुत कठिनाइयों के बाद वो फाइनली अपने सन को, अपने बेटे को जन्म दे देती है। मगर वहां की नर्सेस उस बच्चे को देख के खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो बच्चा आइवर की ही तरह डिफॉर्म होता है, यानी कि उसकी भी फिजिकल कंडीशन सही नहीं होती है। फ्रेडिस नर्स से अपने बच्चे को मांगती है, नर्स फ्रेडिस के बच्चे को फ्रेडिस को वापस करती है एंड फ्रेडिस अपने बच्चे को देख के बहुत खुश होती है। वो कहती है कि आइवर एक गॉड है तो उसका बेटा भी एक गॉड है। फिर आइवर को उसका बच्चा दिया जाता है। आइवर भी अपने बच्चे को गोद में लेके काफी खुश होता है, मगर जब आइवर अपने बच्चे को देखता है तब उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। इसके बाद ऊबे उन तीनों किंग्स के पास आ जाता है। उन तीनों किंग्स में से बीच वाले किंग का नाम होता है किंग हेमिंग, लेफ्ट वाले साइड के किंग का नाम होता है किंग एगेंटियर और राइट वाले साइड के किंग का नाम होता है किंग फ्रोडो। इसके बाद सीन सेट होकर वेसेक्स की विला की तरफ जाता है जहां लगार्था बाकियों के साथ बैठ के खाना खा रही होती है और उसे बता दिया गया होता है कि ऊबे, टोरवी और बियॉन्ड कहां कहां गए हैं। लगार्था किंग एल्फ्रेड का थैंक यू करती है और बोलने लगती है कि अब वो वॉरियर लगार्था नहीं रही है जो कि वो पहले थी, मगर जूडिथ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सीन सेट होता है। वो तीनों डेनिश किंग्स ऊबे से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऊबे एक क्रिश्चियन, एक सैक्सन आर्मी को क्यों लीड कर रहा है, और ऊबे बताता है कि वो आर्मी को इसलिए लीड कर रहा है क्योंकि उसने किंग एल्फ्रेड के साथ अलायंस बनाई है। ऊबे बताता है कि रैग्नार का ड्रीम था कि वाइकिंग सिर्फ लुटेरे ही ना रह जाएं, वो आगे जाके फार्मर्स भी बने, जिस वजह से रैग्नार का ड्रीम था कि उसे वेसेक्स में जमीनें मिले ताकि वो खेती कर पाए। और अब रैग्नार का ड्रीम ट्रू हो चुका है क्योंकि किंग एल्फ्रेड ने ऊबे को ईस्ट एंग्लिया की बहुत सारी जमीनें दे दी हैं और ऊबे उन तीनों किंग्स को ऑफर करता है कि वो तीनों किंग्स ऊबे से ना लड़े और इंस्टेड ऊबे को ज्वाइन कर ले और वो आराम से ईस्ट एंग्लिया की जमीनों पर खेती कर सकेंगे, कोई भी खून खराबे की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सीन सेट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है जो कि प्रिंसेस एल्सवेथ और लगार्था को बताती है कि उसकी ब्रेस्ट में लंप है, यानी कि एक बहुत ही घातक बीमारी है और आज तक इस बीमारी से कोई भी औरत नहीं बच पाई है। और जूडिथ कहती है कि उसे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान उसे पनिश कर रहे हैं अपने बेटे एथेलरेड को जान से मारने के लिए। एल्सवेथ रोने लगती है क्योंकि वो जूडिथ को नहीं खोना चाहती और अब लगार्था जूडिथ को समझाते हुए कहती है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी बाकी है और हम दोनों ही रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद सीन सेट होकर ऊबे के ऊपर जाता है जिसके पास वो तीनों डेनिश किंग्स आके कहते हैं कि किंग हेमिंग और किंग एगेंटियर एक्सेप्ट करते हैं ऊबे के ऑफर को, मगर किंग फ्रोडो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो स्टिल वेसेक्स के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, जो सुन के ऊबे किंग फ्रोडो को सिंगल कॉम्बैट का चैलेंज देता है। मतलब अगर किंग फ्रोडो ऊबे के अगेंस्ट इस फाइट में जीत जाते हैं तो वो वेसेक्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, पर अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। और किंग फ्रोडो इस चैलेंज को एक ऑनर की तरह एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि रैग्नार लॉथब्रुक का बेटा ऊबे लॉथब्रुक उन्हें चैलेंज करा है। इसके बाद सीन जीरो के हेवित्सर के ऊपर जाता है जो कि आइवर को ज्वाइन करने के लिए मान नहीं रहा होता है, जिस वजह से किंग ओलफ तंग आके फाइनली हेवित्सर को कहते हैं कि वो उसके साथ मिलकर आइवर के ऊपर अटैक करेंगे। इसके बाद सीन सीट होता है, हम देखते हैं आइवर अपने बेटे को एक जंगल में लाता है और उससे कहता है कि वो बहुत खुश था जब उसे मालूम चला था कि फ्रेडिस प्रेग्नेंट है, और वो और भी ज्यादा खुश हुआ जब उसे मालूम चला कि उसे एक बेटा हुआ है। वो बहुत समय से अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, उसे लगा था कि उसका बेटा डिवाइन होगा, मगर आइवर कहता है कि उसका बेटा
उसी की तरह है, जिस वजह से वो नहीं चाहता कि उसका बेटा भी वो सारी चीजें झेले जो आइवर अभी तक अपने जीवन में झेलता आया है। और इसके बाद आइवर अपने बेटे को जंगल में छोड़ के जाने लगता है। उसका बेटा रोने लगता है, आइवर पीछे मुड़ के देखता है मगर आइवर अपने बेटे के पास नहीं जाता। इसके बाद सीन फ्लॉकी पे जाता है जो कि अपने उस आइलैंड में भटक भटक के एक ऐसी जगह पे आ गया होता है जिसे वो हेल का एंट्रेंस कह रहा होता है और कह रहा होता है कि वो गॉड्स को ढूंढ के ही रहेगा। मगर जब वो आगे जाता है तब उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।